सर आप म्यूट पे हो सर। शुरू करते हैं। एक मिनट मुझे दो, मैंने तुमने पानी का नाम लिया, मुझे पानी याद ना अरे पिया भी नहीं। अरे भाई पानी खत्म हो गया ना, बोतल में ना, वैसे मेरी बोतल भरवा दो। हाँ जी, आज हमारे जो फंक्शन है उनका नाम है टेक्स्ट फंक्शन। ठीक है, आज हम टेक्स्ट फंक्शन करेंगे। टेक्स्ट फंक्शन का पर्पस देखो, इनको ना दो कैटेगरी में रखा जाता है। एक तो टेक्स्ट फंक्शंस, या आप इनको डेटा क्लीजिंग या डेटा क्लीनिंग फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, डेटा क्लीजिंग, डेटा क्लीनिंग। ठीक है, तो इनको नॉर्मली हम टेक्स्ट फंक्शन, माइक्रोसॉफ्ट की लाइब्रेरी में अगर आप फंक्शन ढूंढते हो तो आपको मिलेगा टेक्स्ट फंक्शन की कैटेगरी में। इन्हें डेटा क्लीजिंग या डेटा क्लीनिंग फंक्शन कहने का कारण यह है क्योंकि डेटा के एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए इन फंक्शंस का यूज किया जाता है। क्लियर हुआ? तो डेटा क्लीनिंग फंक्शंस भी बोलते हैं। तो कुछ नेम्स की मुझे जरूरत है, और मैं यहाँ पे सीरियसली कस्टम लिस्ट यूज नहीं करूंगा। पता लगा कंफ्यूज हो गया कि कस्टम लिस्ट की वजह से हो रहा है, तो एक काम करते हैं, दो चार लोगों के नाम पूछते हैं, है ना। अपना सरनेम और फर्स्ट नेम दो ही चीजें बताइएगा। ठीक है, मिडिल नेम अभी नहीं चाहिए, मिडिल नेम बाद में चाहिएगा मुझे। ठीक है, तो मिडिल नेम चाहिए लेकिन अभी के लिए नहीं, नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए। तो आप शुरू करो। के VIPIN CHEANDELA, राइट? हाँ जी, आप बोलो। ए प्रेम PREM AWTSTHI, राइट? अच्छा, आप बोलो। TASHUGRI, आप बोलो। VIKASH, नहीं मैं स्पेलिंग में जान के पूछता हूँ गाइस, बड़ी गड़बड़ होती है। कई लोगों को मैंने देखा हूँ गुप्ता ही गुप्ता है, लेकिन वो डबल ए लगा रहे हैं यार। मैंने भाई तुम ही बोल दो, मैं खुद मैं लिखता ही नहीं। कुछ विकास लिखते हैं, कुछ विकास लिखते हैं, कुछ एच लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते। तो नेम में बड़ा कंफ्यूजन है, इसलिए आप ही अपनी स्पेलिंग बताओ, चाहे मुझे आती हो ना आती हो, लेकिन आप करो आप। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे नेम है। हाँ जी, अपना नाम बताओ। DISHANT, आगे SHARMA। ठीक है, दो नाम और बता दो, तुम दोनों बता दो अपने। PRIYANKA, PRIYADARSHI, अपना भी बोल दो, याद आ गया मुझे। SHEK, ठीक है। हाय अभिषेक किसी का लेते हैं, चलो किसी और का नाम लेते हैं, आप बोलो अपना।
सोनू निगम, पक्का? अरे बोल दो यार, क्या है? ठीक है निगम ही रहने दो, कोई बात नहीं। अरे ठीक है, कर लेन दो यार। चलो सोनू निगम ही मान लेते हैं, आपको गाना भी गवा लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, फिलहाल तो हम लोग आ जाते हैं अपनी क्लास में। देखो गाइस, ज्यादा नाम तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें अल्टीमेटली टॉपिक सीखना है क्या है। और मैं, अच्छा हुआ मैंने कुछ ही नेम लिया, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन नेम्स में अब ये नेम बहुत गड़बड़ होने वाला है, उल्टे सीधे नाम बनने वाला है ये। तो रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट माइंड इट। उन दोनों को तो आदत हो गई, उन्होंने पहले भी किया था, तो उनको पता है कि नाम में ऊपर होगा, ऊपर नीचे, कभी प्रिया यहाँ, दर्शनी यहाँ, और अभी यहाँ, शेख यहाँ, ये होता रहेगा। ठीक है, सो आज के टॉपिक में जिसके नाम लिखे गए हैं उनको मैं सॉरी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके नाम के साथ खेलूंगा, अच्छा खासा खेलूंगा, तभी आप टॉपिक लर्न भी कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप इट इज ओके। चलो नहीं भी होगा तभी तो सीखना तो पड़ेगा, है ना? गुड, लेट्स गो टू द वन एवरीवन। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सेल में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो आपके डेटा को मैनेज करने, डेटा को क्लीन करने में आपकी अच्छी खासी हेल्प करते हैं, जिनमें सबसे पहले फंक्शन का नाम है अपर। तो बेसिकली अपर फंक्शन करता क्या है? अपर फंक्शन, देखो मैं नाम में क्यों गड़बड़ कर रहा हूं, जैसे मैंने प्रेम में पी स्मॉल कर दिया, करेक्ट, और हमने गिरी में जी स्मॉल कर दिया, ठीक है, और विकास में तो हमने क्या किया, वी भी स्मॉल कर दिया, और गुप्ता भी स्मॉल कर दिया, जी भी स्मॉल कर दिया, ठीक है, गुप्ता भी स्मॉल कर दिया। दिशांत शर्मा में मैं फिलहाल सब कुछ ही कैपिटल कर लेता हूं, ठीक है। क्या हुआ? विकास हो गया, विकास हो गया। अच्छा, गुप्ता गायब हो गया क्या? अच्छा, वी रह गया, ठीक है, विकास, ठीक है, चलो होता रहेगा, आज की क्लास में चलता रहेगा, ठीक है। चलो जी, और सोनू निगम में हम एक काम करते हैं, एन तो स्मॉल कर देते हैं, IGAM को कैपिटल कर, ठीक है। सो यहां पर गाइस हो क्या रहा है कि मेरे पास जब यूजर से डेटा आता है, कभी भी डेटा हमारे पास रिसीव होता है, तो बहुत बार हमें डेटा एक्यूरेट नहीं मिलता, ठीक है। डेटा में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और किसी ने मुझे एक प्रॉब्लम दी भी थी, याद आ गया, कौन है वो जिसने मुझे वो कुछ वो कैरेक्टर को लेकर के लूप बना के दिया था, भूल गया मैं, नहीं, नाम देखना पड़ेगा किसने दिया था, क्वेश्चन दिया था मुझे इसमें, तो फिर इस पे सॉल्व भी किया जा सकता है वो। चलो, तो पहला है अपर फंक्शन। अपर फंक्शन जिसका एक ही काम है, आपके दिए हुए सेल रेफरेंस को याद रखना, यहां पर सेल रेफरेंस मैटर करता है। यहां पर इस फंक्शन की लिमिटेशन ये है कि आप एक से ज्यादा सेल रेफरेंस नहीं ले सकते। अगर आपको मैनुअली कोई वैल्यू देनी है, लाइक मैंने कहा अविनाश, राइट, मैंने डबल कोट में टाइप करना पड़ेगा तभी ये काम करेगा, लेकिन पहले से अपर था, तो एक काम करते हैं हम इसमें सब कुछ स्मॉल में लिख देते हैं, राइट। यानी कि मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि मैनुअली भी वैल्यू दे सकते हो, बट वो किस में देनी पड़ेगी, डबल कोट्स में, राइट। तो मेजरली हम डबल कोट्स में ऐसा नहीं करते हैं, इन प्लेस ऑफ दैट हम देते हैं सेल का रेफरेंस। अब अगर आपने सेल का रेफरेंस दिया तो आपकी जो वैल्यूज हैं वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगी, डू यू गेट दैट? अब वो चाहे पहला स्मॉल हो या पहला कैपिटल हो या सारे स्मॉल हो, पहले कुछ भी कैपिटल हो, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो पूरे सेल के कंटेंट को कैपिटलाइज्ड कर देगा, ठीक है। लेकिन अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है यार, कैपिटल तो हमें नेम्स करने थे, है ना, ये तो एक अलग कॉलम बन गया, तो इसका सॉल्यूशन बताओ मुझे क्या हो सकता है। अगर टूल नहीं सीखा होता तो मैं क्वेश्चन पूछता भी नहीं। ओरिजिनल डेटा मेरा ये है या ये है, तो इसे मुझे कैपिटल रखना चाहिए या ओरिजिनल को रखना चाहिए? ऑब्वियसली ओरिजिनल को रखना चाहिए, है ना। तो ये तो कोई सोल्यूशन थोड़ी ना होगा कि एक नया कॉलम बना दिया हमने कैपिटल नाम का, कर दें, तो ये वाला कॉलम डिलीट कर दें, वेरी गुड, डिलीट। फॉर्मूला तो सीख लगाया सर हम नेम्स को उसमें नहीं लगा सकते, जो
लाइक नेम नहीं लगाते हम आपको। सोचो, जिस डाल पे बैठे हो उसी को काटने की कोशिश करोगे तो नीचे ही गिरोगे। That's the answer. आपको ओरिजिनल वैल्यूज को करने के लिए इसे करना होगा कॉपी, और इसके पास पेस्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि पेस्ट करने से क्या होगा, रिलेटिव रेफरेंस उठा लेगा वो, और रिलेटिव रेफरेंस में एरर मिलेगा। तो हमारे पास एक ही तरीका बचता है कि हम उसे क्या करें, पेस्ट एज वैल्यू करें। इससे क्या होगा, वैल्यू पेस्ट होंगी, और अब मैं इस कॉलम को डिलीट मार दूंगा। समझ में आ गया सबके, नहीं आया? स्पेस स्पेशल इसीलिए तो सिखाया गया था। तो फिलहाल तो हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, अनडू करके छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें आगे आगे के फंक्शन सीखने हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। अपर सबको समझ में आ गया? एक काम यार, जब इतना कर रहे तो ये भी कर लेते हैं, फ्रीजिंग की भी बात कर लेते हैं। देखो, फ्रीजिंग पता है किसको कहते हैं? स्क्रीन फ्रीजिंग, है ना? मुझे पता था इसलिए तो मैंने पहले बता दिया। स्क्रीन फ्रीजिंग जो कि नॉर्मली क्या एक्चुअली अवेलेबल है व्यू टैब के अंदर, राइट? व्यू टैब में जब आप देखेंगे तो आपको यहां पर दिखाई देगा एक ग्रुप जिसका नाम है विंडोज, राइट? और विंडोज ग्रुप के अंदर आपको फ्रीजिंग कमांड मिलती है। फ्रीजिंग बेसिकली पर्पस क्या है, करती क्या है? इसका दो काम होते हैं, दोनों समझ लो आप। फ्रीजिंग कॉन्सेप्ट में एक होता है हमारे पास स्प्लिट स्क्रीन, और एक होता है फ्रीज स्क्रीन, ठीक है? दोनों दिखा देते हैं जिससे कि आप समझ जाएं कि इनका डिफरेंसेस क्या और पर्पस क्या है। देखो, आप जानते हो सेल सेलेक्टर किसको कहते हैं, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सेल सेलेक्टर, ये बॉर्डर जो है, ये बेसिकली फ्रीज स्क्रीन या जो आपका स्प्लिट स्क्रीन है, सेल सेलेक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, या फिर सिलेक्शन। एग्जाम्पल, मैं क्या कर रहा हूं, रो नंबर 3 को मैंने हाईलाइट कर दिया, मतलब मेरी रो नंबर 3 हो गई। ये क्योंकि मैं चाहता हूं इससे पहला जो भी है, जो भी इससे पहले है, वो फ्रीज हो जाए। सर आपने क्वेश्चन भी किया था ये वाला, है ना? इसीलिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां गया, फ्रीज पेन पे गया, और मुझे 3 कमांड मिली। तीनों डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले की बात करते हैं पहले से। फ्रीज पेन आपसे दो में से एक चीज डिमांड करता है, या तो आप रो या कॉलम को हाईलाइट करें तो फ्रीजिंग होगी, या आपका सेल सेलेक्टर जहां पर भी वहां से फ्रीजिंग होगी। ये सीधा सीधा कहता है कि जो भी सेलेक्ट किया गया उससे पहले की वैल्यू फ्रीज होगी। तो मैंने क्या सेलेक्ट किया, रो नंबर 3, तो ये क्या करेगा, रो नंबर 3 से पहले क्या है, रो नंबर 2 एंड 1, तो 2 एंड 1 क्या कर दिया जाएगा, फ्रीज कर दिया जाएगा। लेट्स चेक इट। अब मैं चाहे जितना स्क्रॉल करूं, 2 एंड 1 अपनी जगह से मूव नहीं होने वाला। डन। तो ये क्या हो गया, फ्रीजिंग हो गया। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना आपने ऊपर के कॉलम रो ही तो फ्रीज किया है, राइट साइड तो अब भी जाएगा या नहीं जाएगा? आपने रो को फ्रीजिंग किया, तो इसे वापस अनफ्रीज करने के लिए आप फिर से क्या जाएंगे, व्यू में जाकर के। पहला कौन सा समझ में आ गया? ऐसे ही मैंने क्या किया, यहां से अपनी स्क्रीन को फ्रीज कर दिया, बस कह रहे। अब क्या हुआ, कॉलम सी, बी और ए नेविगेट नहीं होंगे, लेकिन बाकी सब मेरे राइट साइड जाने पर नेविगेट हो जाएंगे, क्योंकि हमने फ्रीज उनको किया, राइट? नाउ दिस वन। लेकिन मैं तो चाहता हूं कि शुरू के 3 कॉलम और ऊपर की 5 रो फ्रीज हो जाए। तो ऐसे में आपको ढूंढना पड़ेगा इंटरसेक्टेड सेल एरिया। कौन सा ऐसा सेल है जहां पर रो नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 3 इंटरसेक्ट कर रहे हैं? तो अगर मैं देखूं तो कॉलम नंबर 3 एंड रो 5, करेक्ट, यही वो सेल बनता है कि जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, करेक्ट और नॉट? राइट भाई, 3 कॉलम 5 रोज इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं, इस कॉलम इस पॉइंट पर आकर कर्सर को यहां रखिए और अब वापस से फ्रीजिंग लगाइए एंड नोटिस समथिंग। क्या हुआ गाइस,
बाहर दिख रहा है डिवाइडेशन, यानी कि अब रो एंड कॉलम यानी कि लेफ्ट और राइट के लिए भी ये फ्रीज हो गया, टॉप एंड बॉटम के लिए भी फ्रीज हो चुका है। चेक कर लो, मैं राइट में लेके जा रहा हूं, ठीक है, और अब क्या करते हैं, इसको लेफ्ट में ला करके वापस से इसको ऊपर लेके जाते हैं। डू यू गेट इट एवरीवन? तो फिर आपको इंटरसेक्शन ढूंढना होता है। आर यू डन और हैविंग एनी डाउट हियर? नो? चलिए, तो फिर एक और भी तो कॉन्सेप्ट हमारे पास था फ्रीजिंग पेन का, वो क्या है? फ्रीजिंग पेन की बात चल रही है अभी भी। टॉप रो फर्स्ट कॉलम, देखो यहां पर जब टॉप रो और फर्स्ट कॉलम की बात आती है तो कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है जो शायद आप लोगों ने कभी नोटिस ना किया हो। एक्सेल यूजर होते हुए भी बहुत लोग नोटिस नहीं करते। हम ये मानते हैं कि ये हमेशा जो पहली रो है उसको फ्रीज कर देता है, पहला कॉलम है उसे फ्रीज कर देता है। एक्चुअली में फ्रीज करता है उस रो को, उस कॉलम को जो स्क्रीन पर दिख रही है। पहली रो कौन सी दिख रही है? इसको फ्रीज करेंगे, समझ गए? रो नंबर 1 को नहीं। हो गई? अब 73 के ऊपर कभी जाएगा ही नहीं, कभी नहीं जाएगा, जा ही नहीं सकता, क्योंकि आपने उसके ऊपर के सारे रोज को क्या कर दिया? ये नीचे जरूर जंप करेगा लेकिन ऊपर कभी जाएगा ही नहीं। समझ गए? ऐसे ही अगर आप क्या करते हो, अगर मैं इसे वापस से अनफ्रीज कर दूं, अनफ्रीज, और मैं क्या कर देता हूं, फर्स्ट कॉलम कर देता हूं, तो फ्रीजिंग कहां से होगी? करेक्ट, क्योंकि इसके हिसाब से स्क्रीन का पहला कॉलम AO है। आप समझ में आ गया या नहीं आया? तो ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि टॉप रो का मतलब हमेशा रो नंबर 1 एंड लेफ्ट मोस्ट कॉलम का फर्स्ट कॉलम का मतलब हमेशा कॉलम नंबर 8। ऐसा नहीं है, ये स्क्रीन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्क्रीन में क्या नजर आ रहा है, उसके हिसाब से वो पहला कॉलम फ्रीज करता है, उसके हिसाब से वो काम करता है। डू यू गेट इट? अब कोई तरीका नहीं है पीछे जा सके मार्क और मार्क अनफ्रीजिंग हटा के। और ये कहां काम करता है गाइस? जब ऑलरेडी एक एरिया यूटिलाइज कर चुके हो, आपको नीचे के एरिया में काम करना है, अबे बार 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 ऊपर जाता रहता है। जब डेटा की जरूरत ही नहीं है, मुझे जरूरत ही इस पोर्शन से है, तो मैं क्या करूंगा, इससे ऊपर के पीछे पोर्शन को फ्रीज कर दूंगा। तो एक ही शीट पर जब मल्टीपल डेटा यूटिलाइज करना हो आपको, तो ऐसे में फ्रीजिंग हमारे बड़े काम का। नाउ द स्प्लिट फीचर, ये भी फ्रीज था। राइट, एक और है हमारे पास जिसका नाम है स्प्लिट। देखो पहले तो स्प्लिट यूज कहां होता है? नाम से पता चल रहा है ब्रेकिंग, आप इसको स्क्रीन को ब्रेक करना चाहते हो, है ना? लेकिन यहां पर इसका प्रैक्टिकल यूज बहुत कम लोगों को समझ में आता है कि एक्चुअली करना कहां पर है। लेट्स कह रहे मैं यहां गया, यहां जाके मैंने क्या किया, स्प्लिट लगा दिया और ये क्या हो गया, 4 स्क्रीन में ब्रेक हो गया। मैंने कहा था जहां भी सेल सेलेक्टर होगा, ये पूरी कमांड किस बेस पे काम करती है? सेल सेलेक्टर या सिलेक्शन। अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो अपनी स्क्रीन ब्रेक हो जाएगी, है ना? और नहीं करूंगा तो जहां सेल सेलेक्टर होगा वहां से ब्रेकिंग हो जाएगी। एग्जैक्टली द सेम रूल, राइट? लेट्स गेट इट अगेन। मैंने क्या किया, कॉलम जी को सेलेक्ट करके फिर स्प्लिटिंग लगा दी, ये तो याद है ना? करेक्ट? तो ये तो मेरे लिए फ्रीजिंग वाला काम हो गया। एक्चुअली ये फ्रीजिंग नहीं हुआ, ये स्प्लिटिंग हुआ। देखो स्प्लिटिंग और फ्रीजिंग का डिफरेंस समझो। फ्रीजिंग का मतलब था कि आप उससे ऊपर के डेटा को स्क्रॉल कर ही नहीं सकते, उससे पहले के कॉलम को स्क्रॉल कर ही नहीं सकते। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां पर फ्रीजिंग हुई है, मतलब अगर मैं स्प्लिटिंग हुई, अगर मैं इस पोर्शन में जाऊंगा तो मैं F के आगे आ सकता हूं, ठीक है, उस कॉलम तक जहां से आपने स्प्लिटिंग किया, उससे पहले भी नेविगेट कर सकता हूं। तो इनकी जरूरत हमें पड़ती कहां है? इनकी जरूरत हमें ऐसी जगह पे पड़ती है कि मान लीजिए आपके पास डेटा A है, जैसे पूनम आपके साथ ये बहुत होता है, आपको तो स्प्लिटिंग का यूज मैं हमेशा जब आपकी शीट देखता हूं ना, मैं कहता हूं ये लड़की स्प्लिट क्यों नहीं यूज करती, तो करने कोई बात, ठीक है। देखो स्प्लिटिंग का यूज कहां होता है, जहां आपको लग रहा है कि कॉलम ए में मेरे पास डेटा है और मुझे उसके आगे पीछे स्क्रॉल करना पड़ सकता है, और अब मुझे सीधा कॉलम Z के डेटा को देखना है, उसी पे काम करना। तो हम क्या करते हैं, ए परमानेंट दिखाना, मुझे वहां भी नेविगेट करना पड़ेगा, ए से बी से बी से सी पर आना पड़ेगा, लेकिन मेरा मेजरली जो जॉब हो रहा है वो Z और ए पर हो रहा है। तो ऐसे में क्या करूंगा, मैं
स्प्लिट लगाऊंगा, यहाँ पे ए बी कॉलम रखूंगा, अपना यहाँ पे जेड वगैरह कॉलम रखूंगा, चलाता रहूंगा। मुझे ए से बी से बी से सी से सी से डी पर आना है तो मैं इस वाली स्क्रीन में जाके 4 कॉलम को मूव करूंगा और यहाँ तो अपने करते रहूंगा। करेक्ट। जहां आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास यहाँ पर 4 रिकॉर्ड है, इन 4 रिकॉर्ड को नीचे के 1000 नंबर से जो रिकॉर्ड स्टार्ट हो रहा है उससे कंपेयर करना है। फ्रीजिंग नहीं करनी है, मुझे कंपेयर करना है। स्क्रॉल ऊपर भी हो, स्क्रॉल नीचे भी हो, तो हम क्या यूज कर सकते हैं? स्प्लिट। आया समझ में स्प्लिटिंग का पर्पस? कि जहां आप चाहते हो कि स्क्रॉलिंग तो रहे लेकिन स्क्रीन ब्रेक भी हो जाए, वहां पर हम इसका यूज करते हैं। वो कितने, 4 स्क्रीन में करना है, 2 स्क्रीन में करना है, 3 में हो नहीं सकता, तो 4 में होगा या 2 में होगा। ठीक है, कोई तरीका नहीं है 3 में करने का। और इसमें जैसे कि इस रो और कॉलम में नेम दे रखते हैं, ठीक है, वो सरनेम के नाम है, ठीक है, और हमें सरनेम हटाना है तो उस पे भी स्प्लिट हाँ, लगा के हटा के उसको फ्रीज कर देंगे बस वहां पे। बिल्कुल भाई। अगर मैं यहां जाके लेट्स कह ले मैंने यहां क्या किया, ये कर दिया, और इसके बाद मैं यहां पर इस वाले पोर्शन में फ्रीज फर्स्ट कॉलम भी लगा देता हूं, तो ये तो दोनों नहीं लग सकते। ठीक है, एक ही लगेगा टाइम में, क्योंकि आप या तो स्प्लिट लगा सकते हो या फिर फ्री लगा सकते हो। दोनों एक चीज तो आप लगा नहीं सकते। बट हाँ, मैं इतना तो कर सकता हूं ना कि भाई मुझे अगर स्प्लिटिंग चाहिए तो यार वो उसी को कन्वर्ट करेगा, मैं तो भूल ही गया था। यहां रखते हैं, ठीक है, और अब स्प्लिटिंग करते हैं इसकी। तो अब क्या हुआ, ऊपर का पोजीशन मेरा अलग रहेगा। भाई मेरा पॉइंटर अगर इस पोजीशन में रहने वाला है तो नेविगेशन सिर्फ इसमें होगा, ऊपर वाला चेंज ही नहीं होने वाला कभी भी। याद, वो कभी भी शिफ्ट नहीं होगा। मैं अपनी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे फिक्स रखूंगा और लगेगा तो नेविगेट भी कर लूंगा, लेकिन मैं नेविगेट वहीं तक कर सकता हूं जहां पर मेरा डेटा है। राइट, ये इससे ज्यादा अगर करना है तो स्प्लिटिंग का साइज बदलना पड़ेगा मुझे। ठीक है दैट एवरीवन। तो स्क्रॉलिंग भी रहेगी और स्क्रीन की स्प्लिटिंग भी रहेगी। गेट द डिफरेंसेस इन बिटवीन द स्प्लिट एंड ऑल? कोई डाउट नहीं? वैसे जब ये शुरू कर दे तो वो चैप्टर खत्म ही कर दूंगा, मैं ये सोच रहा हूँ। चलो छोड़ो, वापस आए थे। ठीक है, तो सारी शॉर्टकट एक ही बार में देंगे ना, यूनिवर्सल शॉर्टकट देने के बाद। ठीक है, चलो जी। तो अब नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं जिसका नाम है लोअर। अगर अपर मेरे कैरेक्टर्स को अपर यानी कि कैपिटल लेटर्स में लाता है तो लोअर किस में लाएगा गाइस? करेक्ट। आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन को मैंने यहाँ पे स्प्लिटिंग और इसलिए किया था क्योंकि मैं अपनी स्क्रीन को बार बार भगाना नहीं चाहता, तो मैंने क्या कर दिया, नेम्स मेरे हमेशा दिखते रहेंगे और मैं काम करता रहूंगा, है ना। तो हमने लोअर लगाया। अब आप देखो, चाहे कोई भी चीज, किसी का भी नेम कैपिटल भी हो, कुछ भी हो, लेकिन लोअर से वो हमेशा सब किस में चला जाएगा? डन और नॉट? किसी को कोई डाउट यहाँ पर? नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर। प्रॉपर क्या करता है, खुद बताएगा? हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, हर वर्ड का, है ना, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल कर दिया जाएगा। अब चाहे वो हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कैपिटल है तो गुड और नहीं है तो कर दिया जाएगा। नहीं है नाउ, तो प्रॉपर की जरूरत तो बहुत पड़ेगी। ठीक है, देखो मैंने कहा था कि मैं ये तीनों सभी फंक्शन अलग अलग सिखा रहा हूं, लेकिन ओरिजिनल काम ना इन सबके कॉम्बिनेशन के साथ होता है। जब इन्हें कंबाइन करोगे ना तब आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। तो पहले तीन सभी फंक्शन को अलग से सीख लो किससे क्या क्या होता है। तो अपर का क्या यूज है, उसके अंदर आने वाले किसी भी वैल्यू को कैपिटल करना। अब वो चाहे किसी फॉर्मूला से है, किसी फंक्शन से है, किसी सेल से है या मैनुअल लिखी जाए। लोअर का क्या पर्पज है, स्मॉल करना। और इसका इसका क्या मतलब है प्रॉपर का? करेक्ट। देखो भाई, अब हम आ गए हैं वहां पर जहां से अब आपका हिलना पक्का बनता है। देखो, लेफ्ट, मिड, राइट या आगे के जितने फंक्शन आने वाले हैं
वहां सभी फंक्शन में मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, सिर्फ एक चीज पे ध्यान मत देना कि फंक्शन क्या करता है। अगर उस पर ध्यान दिया तो मैं भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। आपको 3 चीजों पर ध्यान देना है। वो अपर बहुत आसान था, है ना, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए जब क्वेश्चन दूंगा तब पता चलेगा। ठीक है, लोअर आसान था, प्रॉपर भी आसान था। आगे का कोई फंक्शन देखो, जब मैं बताऊंगा तो आपको आसान लगने वाला है। आप खुद ये एक बार तो पक्का दिल में आएगा, अरे एवं अविनाश बोल रहा था, कुछ था तो, है ना। लेकिन पहले ही क्वेश्चन पे पता चल जाएगा कि मेरा बोलना सही था या नहीं था। तो इन सभी फंक्शंस को सीखने के लिए आपको 3 चीजों पर ध्यान देना है। नंबर 1, ये फंक्शन का काम क्या है। नंबर 2, इस फंक्शन में टोटल कितने पैरामीटर्स हैं। और नंबर 3, हर पैरामीटर पर कैसी कैसी वैल्यूज पास करनी है। अगर इनमें से एक भी मिस हुआ ना तो ये जो फंक्शन अभी आपको हलवा लग रहे हैं ना, बाद में ये ना ऐसी कढ़ी बनेंगे कि खाए भी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो मैं डरा नहीं रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं कि अगर देखो उनसे पूछो, उन्होंने कल मुझसे क्वेश्चन किया, उनके पास भी ऐसी ही एक प्रॉब्लम आ रही है डेटा क्लीनिंग को लेकर के। करेक्ट, जितना एक्सेल का एनवायरनमेंट अलाउ करता है उतनी क्लीनिंग तो उनके लिए आसान होगी। जब नहीं आएगा तो हम ऑटोमेशन की ओर जाते हैं, तो सिंपल सा रूल है, राइट। लेकिन अब वो भी हम ना कर पाए तो चीजें फंस जाएंगी बहुत। तो यहां पर आपको अगर ये फंक्शन नहीं आते तो मैं उन्हीं से कोई डेटा लेके तुम्हें दे दूंगा, फिर बताऊं, पूछूंगा कि करके दिखाओ, तो एक क्वेश्चन भी कर देना। मेरे पास भी ऐसा बहुत सारा डेटा है, डोंट वरी। लेकिन गाइस सीरियसली बता रहा हूं, बहुत बुरी तरह फंसोगे अगर ढंग से नहीं सीखा तो। अब जितने भी फंक्शन आएंगे 3 चीजों पर ध्यान देना है इंडिविजुअली। ये नहीं कि फंक्शन क्या करता है, ये भी ध्यान देना है कि किसी भी फंक्शन का पर्पस क्या है, कितने पैरामीटर है और किस पैरामीटर का क्या टाइप ऑफ वैल्यू है जो पास करनी है ना। एक भी मिस हुई तो रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा। तो चलो लेफ्ट की बात करते हैं। देखो आई डोंट नो आपको मैंने डिस्कस किया था नहीं किया था, एक्सेल हमेशा लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम ऑर्डर में काम करता है। हमने डिस्कस किया था, अच्छा किया था, गुड। ज्यादा डिस्कस कर रहा हूँ बैच में, नहीं मैं जनरली वाली चीज की बैच के साथ डिस्कस नहीं करता ना, इसलिए एक्सेल हमेशा लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम काम करता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि भले ही फंक्शन का नाम कुछ भी हो, ऑर्डर ऑफ वर्किंग नहीं बदलेगा। क्लियर हो गया, पक्का? थोड़ी देर में पता चल जाएगा क्लियर हुआ नहीं हुआ। फिर से बोल दो एक बार, फंक्शन का नाम चाहे जो भी हो, ऑर्डर ऑफ वर्किंग में चेंजेस नहीं होंगे, ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन में चेंजेस नहीं होंगे। एक्सेल हमेशा लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम ऑर्डर में ही काम करता है। तो यहां पर लेफ्ट फंक्शन का यूज क्या है? पहली बात 3 बतानी है ना। पहली बात, लेफ्ट फंक्शन एक्सेल के किसी भी सेल, फॉर्मूला जिसके अंदर पास किया गया होगा वैल्यू, किसी भी वैल्यू के लेफ्ट साइड से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रिट्रीव करने का काम करता है। आ गया समझ में? क्या क्लियर हो गया पहली बात? चलो, तो यहां पर पहला पैरामीटर क्या है? टेक्स्ट। मतलब टोटल कितने पैरामीटर है? अभी दूसरी बात कर लेते पहले, टोटल कितने पैरामीटर है भाई? पहला ये था कि फंक्शन क्या करता है, दूसरा क्या था टोटल कितने पैरामीटर है। तो टोटल कितने पैरामीटर है? अब उन पैरामीटर में क्या कोई ऑप्शनल भी है? हाँ, ब्रैकेट वाला नम कैरेक्टर जो है वो ऑप्शनल है। मतलब अगर इस पैरामीटर को मैं नहीं डालूंगा तो फंक्शन तब भी काम करेगा, क्योंकि हर ऑप्शनल पैरामीटर की डिफॉल्ट वैल्यू पहले से होती है। इन सभी फंक्शंस में वो डिफॉल्ट वैल्यू हमेशा 1 है, हमेशा 1। ठीक है, टेक्स्ट के हर फंक्शन में जितने भी ऑप्शनल पैरामीटर आने वाले हैं
उन सब की डिफॉल्ट वैल्यू एक फंक्शन को छोड़कर हर जगह वो 1 रहने वाली, एक फंक्शन है जहां 1 नहीं, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट की ये ले दूं तो इसका क्या मतलब हुआ, वर्ड या कैरेक्टर, तो वर्ड या कैरेक्टर, कैरेक्टर ना कि वर्ड, ठीक है। डोंट वरी, मैंने आप ही का रिपेयर किया था, ठीक है। दिस वन नाउ अगर मैंने इसे क्लोज किया तो क्या होगा गाइस, क्या रिजल्ट आना चाहिए मेरा, करेक्ट, दैट्स द राइट वन। तो ये सेल या वैल्यू के लेफ्ट साइड से एक कैरेक्टर उठा देता है, इज इट ओके। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर मान लो मैं यहां पर ये करता, अब बताओ, show it's 3 2 और वो क्यों, क्योंकि सर इसमें क्या कहते हैं, टेक्स्ट के बाद हमारा नेक्स्ट से कॉमा डाल के 2 वैल्यू में आ जाता, वैसे एक है। सर सम का फॉर्मूला लग रहा है, पहले तो इसे प्लस कर देगा सर, वो फिर जो प्लस का जो आएगा वो आंसर उठाएगा, और वो क्या उठाएगा, 3। दोनों सही हो, ठीक है। एकदम रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए ना, सबको आइडिया लग जाता है कि फिर निकलेगा वही। 3 क्यों हुआ भाई, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट यानी कि पैरेंथेसिस के अंदर पैरेंथेसिस होता है, तो ये तो मैथमेटिकल डिफॉल्ट रूल है कि पहले जो इनर ब्रैकेट है वो सोल्व होगा, और उसके हिसाब से यहाँ पर क्या हो गया, इनर ब्रैकेट किसका हो गया, सम का। तो सम तो अपने आप में फंक्शन है, उसका कॉमा इस वाले में कैसे काउंट कर दिया सिद्धांत, है ना। तो सम का अपना कॉमा पैरामीटर नहीं है, तो अभी तो आपने लेफ्ट का तो कॉमा डाला ही नहीं, और ये पता कैसे चल रहा है आप लोगों को, भूल गए। बोल्ड का मतलब है आप कौन से पैरामीटर पे काम कर रहे हो, अभी भी फर्स्ट पैरामीटर पे काम कर रहे हो ना। तो जब तक वो नम कैरेक्टर आपका बोल्ड नहीं होगा तब तक आप पैरामीटर नंबर 2 पे पहुंचे ही नहीं, राइट है ना। अगर यहां पहुंचे भी हो तो वो किसके, नम के थोड़ी ना, सम के सेकंड पैरामीटर पे पहुंचे हो ना। देख लो हेल्प स्कीम, देखो क्या कहा था मैंने, हेल्प स्कीम फॉलो करना शुरू करो। तो हेल्प स्कीम क्लियरली बता रहा है कि अब सम फंक्शन के पैरामीटर नंबर 2 पर है, लेकिन अब आप लेफ्ट फंक्शन के पैरामीटर नंबर 1 पर ही है अभी भी, करेक्ट और नॉट। तो यहां पर मैंने क्या समझाने की कोशिश की है, मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि चाहे आप सेल रेफरेंस दो या कोई कांस्टेंट वैल्यू खुद टाइप कर दो, या कोई भी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा फंक्शन लगाओ, फाइनल रिजल्ट जो आएगा, वैल्यू जाएगी उसके लेफ्ट साइड का कैरेक्टर दिया जाएगा, क्योंकि आपने सेकंड दिया ही नहीं। लेकिन अगर मैं सेकंड पैरामीटर भी डाल दूं, अब अगर मैं ये भी डाल देता हूं, यानी कि लेफ्ट साइड से कैरेक्टर्स जानना। अब अगर मैं इस लेफ्ट वाले रिजल्ट को ही अपर में भी डाल दूं, तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में ऑलरेडी ना वहां तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन तक नहीं, ठीक है। तो यू कैर इट एवरीवन, तो वो क्या हो गया, वीआईपी बन गया, है ना। और उससे पहले वो विप था और अब हो गया वीआईपी। तो यू गेट इट एवरीवन कि आप डिजायर रिजल्ट मांग सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दिशांत में ये सब कुछ कैपिटल क्यों आया, तो इसीलिए क्योंकि वो ऑलरेडी कैपिटल में था, है ना। लेकिन अगर मुझे कैपिटल में नहीं चाहिए, प्रॉपर चाहिए, तो फिर मैं क्या करूंगा, प्रॉपर में डाल दूंगा। लास्ट रिजल्ट जो भी रिजल्ट आएगा वो प्रॉपर में जाएगा, यानी कि आपको दिशांत का देश भी एस और डी ओनली कैपिटल होने वाला। डू यू गेट दैट एवरीवन। तो इस फंक्शन में तो किसी को कोई डाउट नहीं, लेफ्ट में 30 हुआ, नो सर, 30 का लेफ्ट साइड का पहला कैरेक्टर क्या है, मैंने ये कहा ही नहीं कि मैं रोज में दे रहा हूं, मैंने कहा मैं चाहे खुद कोई फंक्शन दूं,
रिजल्ट बताओ उसका क्या आने वाला है। हाँ तो इसलिए तो पूछ भी रहा हूं, आप सोचो प्रोडक्ट फंक्शन क्या करता है। तो यहाँ क्या होगा 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल्स टू 100 और मैंने कितने कैरेक्टर मांगे इससे 2 कहां से लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड ऑफ व्हाट 100 के लेफ्ट साइड में 2 कैरेक्टर कौन से हो गए मतलब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट भी 10 ही आ रहा है। मुझसे कोई कहता है ना कि देखिए इसको मल्टीप्लाई करके इतना ही रिजल्ट ला, तो मैं तो ये लगा देता हूँ एक्सेल में आ जाओ आ गया, मैंने तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करके 10 ही ला दिया, मुझे तेरे रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा सेल के रेफरेंस से नहीं, हमें आपको ये समझा रहा था कि कोई भी फॉर्मूला लगे, फंक्शन लगे या सेल रेफरेंस ले या आप वैल्यू दे, उसे तो लेफ्ट साइड का ऑर्डर पता है कि लेफ्ट साइड से मुझे इतने कैरेक्टर्स रिट्रीव करने। डन। अब जब अगर लेफ्ट फंक्शन लेफ्ट साइड से उठाता है तो राइट फंक्शन कहां से उठाएगा, बिल्कुल। तो अगर मैं ये करता हूं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ए आएगा, दैट इज करेक्ट, बिल्कुल राइट साइड से ए ही बैठता है इसका, राइट। लेकिन अगर मैं इसे भी बदल के 2 कर दूं तो रिजल्ट क्या आएगा, वेरी गुड, ए एल कभी नहीं आएगा, एल ए ही आएगा, क्योंकि आपको मैंने एक लाइन बोली थी लेफ्ट टू राइट, ठीक है। दिशांत हो गई थी ना गड़बड़ अभी, दिशांत अभी भी दिमाग में थे ए तो आना चाहिए ना पूछ लो, वो यही सोच रहे थे है ना। हाँ ठीक है, एक्सप्रेशन टेल्स अ लॉट यार, बहुत बोलता है एक्सप्रेशन, अच्छे तो गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। सो इट इज एक्चुअली चाहे फंक्शन कुछ भी हो, देखो इसने किया क्या, इसने क्या किया कि राइट साइड से काउंटिंग शुरू किया, लेकिन फैचिंग अभी भी राइट साइड के लेफ्ट ऑर्डर में हो रही है, समझे, लेफ्ट राइट साइड से ऑर्डर लेफ्ट टू राइट ही है। मैंने कहा फंक्शन चाहे कुछ भी हो अपना ऑर्डर नहीं बदलेगा, ऑर्डर हमेशा, तो आप जब भी कोई फंक्शन लगाओगे आपको यही सोचना होगा कि यार करेगा तो लेफ्ट टू राइट ही, तब आप सही समझ पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहां पर मेरे 2 करने से रिजल्ट में अभी भी ए एल नहीं होने वाला, ये 2 ये एल ए ही होने वाला है, एंड आई गेट द आंसर लाइक दैट। डू यू गेट इट एवरीवन? तो इनको लोअर करना अपर करना वो आप लोग कर ही लोगे। तो ये थोड़ा सा फंक्शन इजी था, समझ गए, यहाँ फंक्शन भी आ सकता है, और यहाँ पर भी क्या था, सेकंड पैरामीटर ऑप्शनल था, मतलब 1, करेक्ट। लेकिन अब आते हैं इस फंक्शन पे, ये फंक्शन बिल्कुल आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। लोगों के आधे से ज्यादा जो परेशानी रहती है वो मिड फंक्शन के साथ ही रहती है, तो इस फंक्शन को थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। देखो एक बात कही जाती है कि टेक्स्ट फंक्शन में जिसका कंट्रोल 3 फंक्शन पर होता है वो टेक्स्ट को पूरे तरीके से हैंडल कर सकता है। पहला मिड, दूसरा सर्च या रिप्लेस, सॉरी सर्च या फाइंड, और तीसरा सब्स्टिट्यूट। इन 3 फंक्शन पे जिसका कंट्रोल है वो टेक्स्ट की लगभग सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, और इन 3 पे कंट्रोल करना, मास्टरी करना बिल्कुल आसान नहीं, सीरियसली बता रहा हूं। आने वाला हूं, आते हो खुद ही कहोगे कि सर ये क्या हुआ और कैसे हुआ, वो बता दूंगी, 1-2 क्वेश्चन से आते ही साथ पता चल जाएगा। तो मिड, देखो नाम से क्या लग रहा है, कल के मिडिल से कैरेक्टर निकालता होगा, है ना, बिल्कुल झूठा है, कोई मिडिल से कैरेक्टर नहीं निकालता ही, ठीक है। आपको पता है अगर आपको मिड फंक्शन आता है तो आपको लेफ्ट फंक्शन की राइट फंक्शन की जरूरत ही नहीं है। दरअसल ये कहता है कि मैं मिडिल नहीं, कहां से कहां तक के कैरेक्टर उठाता हूं, जिसमें आप बताते हो कि यहां से शुरू कर, अब वो चाहे लेफ्ट से दे दो या राइट से दे दो या मिडिल से दे दो। तो यहां का पहला पैरामीटर टोटल कितने हैं, 3 है, कितना ऑप्शनल है, तो सारे के सारे पास करने पड़ेंगे, मतलब कोई चॉइस ही नहीं है आपके पास कि छोड़ दो एक आधा लेटर उठ के आ जाएगा, नहीं आ सकता, 3 ही देने पड़ेंगे, तीनों ही मैंडेटरी है। पहला क्या है, टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब किस सेल या किस फॉर्मूला, किस फंक्शन, किस वैल्यू से आपको कैरेक्टर्स मिडिल से निकालना है, आई डिड दैट। व्हाट इज द नेक्स्ट वन,
अब यहां पर स्टार्ट नंबर का मतलब है कि जो फैचिंग शुरू करनी है वो कहां से करनी है, इस सेल के कौन से कैरेक्टर से फैचिंग स्टार्ट करनी है ना। So I did that one. Okay, let's say मैंने इसको बोल दिया 3, तो फैचिंग कहां से शुरू होगी, थर्ड कैरेक्टर से। 3 मतलब इंक्लूडिंग दैट, तो यहां पर स्टार्टिंग कहां से होगी, पी हो गया। तो लेफ्ट साइड से ही ना, लेफ्ट टू राइट ही चलता है, तो लेफ्ट साइड के थर्ड कैरेक्टर पी है, तो फैचिंग कहां से स्टार्ट होगी, पी से स्टार्ट होगी, यानी कि पी उसका पार्ट है फैचिंग का, पी के बाद नहीं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टर, नेक्स्ट पैरामीटर इज नम कैर, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर, टोटल कितने कैरेक्टर उठाने वहां से, एस कह रहे 3 अगेन। तो रिजल्ट क्या आ गया हमारा, P पहला लेटर, I दूसरा लेटर, N तीसरा लेटर, यानी कि पिन हमारा फाइनल रिजल्ट हो। आइए करिए, अगर मैंने यहां पर 4 लिया तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, वो स्पेस के साथ आएगा लेकिन आपको दिखेगा नहीं, इसलिए आपको पहले रिजल्ट में पिन ही दिखने वाला, लेकिन एक्चुअली में पिन प्लस स्पेस है ना। तो स्पेस एक नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर होता है, लेकिन वो भी कैरेक्टर है, जैसे यहाँ पे EMR बिल्कुल, है ना। डू यू गेट इट एवरीवन। तो आसान था ना ये फंक्शन, बिल्कुल। हाँ बोलो, ठीक है, और करा था सर ने, 4 कर दिया था ना वहां पे, स्पेस भी आ गया। 4 कैरेक्टर आ गए, तो स्पेस हो गया एक कैरेक्टर, तो 2 तो ये हो गए थे ई और एम, है ना, तीसरा हो गया स्पेस और चौथा हो गया ए, अवस्थी का, है ना। पक्का डन भाई, यहां तो किसी को कोई डाउट नहीं ना, गुड। तो है ना इजी फंक्शन, पता चलेगा इजी है नहीं। देखो इसके लिए डराना बहुत जरूरी होता है, नहीं डरोगे तो ढंग से पढ़ोगे भी, इनके लिए तो पक्का। भाई मैं फिर कह रहा हूं, आपके ओरिजिनल कैलकुलेशन से जॉब का 40 to 60% जॉब जो आपका डेटा क्लीनिंग में जाती है, तो प्लीज इन फंक्शंस को आसान फंक्शंस में कंसीडर ना करें। देखते वक्त जब फैकल्टी कराती है तो ये बहुत आसान होते हैं, और जहां पहला क्वेश्चन खुद पे आ जाता है ना, वहां पे कहना ये कैसे होगा क्या होगा, सब समझ में नहीं आ रहा, है ना। तो एक सीधा सा फंडा है, रियल वर्ल्ड पे चले जाओ, सोचो कि रियल वर्ल्ड में क्या होता है, उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो, यू विल हैव द आंसर, और कोई तरीका है ही नहीं इसका, ठीक है। चलो लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, नेक्स्ट इज लेंथ। अब देखो तुम्हें एक और चीज समझने की, जो अभी मैंने एक्सप्लेन भी नहीं की, तो मेरी गलती है आपकी नहीं। मतलब ये कि लेफ्ट फंक्शन में सेकंड पैरामीटर हमेशा नंबर वैल्यू होनी चाहिए, यस और नो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेफ्ट फंक्शन का सेकंड पैरामीटर हमेशा कैसी वैल्यू होनी चाहिए, नंबर वैल्यू। ऐसे ही राइट फंक्शन की सेकंड पैरामीटर हमेशा क्या होनी चाहिए, नंबर वैल्यू। लेकिन मिड फंक्शन का सेकंड पैरामीटर और थर्ड पैरामीटर दोनों ही क्या होने चाहिए। अब उसने ये तो नहीं कहा ना कि तुम्हें नंबर वैल्यू टाइप ही करनी है, मैं तो एक काम करता हूं, हाँ भाई, करेक्ट। करेक्ट, आप भूल जाओ लेन का क्या करना है। अब देखो क्या बन गया, दरअसल आप चाहे कोई भी फॉर्मूला लगाओ, कोई भी फंक्शन लगाओ, लेकिन पैरामीटर का जो रिजल्ट आना चाहिए वो न्यूमेरिक होना चाहिए, और वो मैं पास कर चुका हूँ, एकदम परफेक्ट एग्जीक्यूशन है, कोई एरर नहीं, समझ गए। तो तुम चाहे कोई फॉर्मूला लगाओ या कोई फंक्शन लगाओ, लेकिन रिटर्न में क्या आना चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू आनी चाहिए। रिजल्ट अब भी सेम ही आ रहा है ना। चाहे आप वो खुद टाइप करो या किसी तरह से फंक्शन या फॉर्मूला लगा के निकालो, लेकिन रिटर्न वैल्यू हमेशा न्यूमेरिक होनी चाहिए। पॉइंट नंबर और पैरामीटर नंबर 2 और पैरामीटर नंबर 3 की। डन,
वो इसलिए क्योंकि अब जितने फंक्शन शुरू होने वाले हैं उनमें ज्यादातर जो है आपको नंबर वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो इसीलिए एक्सेल ने आपको ऐसे फंक्शन पहले से ही दिए हैं जो आपको रिटर्न ही न्यूमेरिक वैल्यू करता है, क्योंकि न्यूमेरिक के अंदर न्यूमेरिक का प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो पहला फंक्शन लेन स्टैंड्स फॉर लेंथ। लेंथ का काम है ये बताना कि आपको आंखों से चाहे जो दिख रहे हो, एक्चुअली में सेल में टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं। अभी हो रहा था ना उसके साथ पिन के साथ, हमें तो दिख रहे थे 3, लेकिन वहां स्पेस भी था। तो इस फंक्शन का सबसे ज्यादा यूज जानते हैं कहां आता है? फाइनल रिजल्ट वेरिफिकेशन में। ये चेक करने के लिए कि जो रिजल्ट मैंने मांगा था, अगर अविनाश में 7 लेटर होते हैं तो 7 ही दे रहा, कहीं 8 तो नहीं दे रहा, क्योंकि 8वां तो स्पेस से दिखेगा ही नहीं आंखों से। तो लेन का यूज बहुत ज्यादा होता है डेटा वेरिफिकेशन, फाइनल रिजल्ट वेरिफिकेशन के लिए बहुत यूज होता है इसका। और ऐसे ही नहीं कि सिर्फ वही होता है, इसका और भी बहुत जगह यूज होता है। ठीक है, लेन जो ये बताता है कि इसमें टोटल कितने कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग एनीथिंग, अगर किसी भी तरह से सेल यूज में अगर कुछ भी है, चाहे दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, अगर सेल में है तो वो काउंट का पार्ट है, नहीं तो नहीं। चेक कर लो, विपिन में कितने हो गए? 5, और चंदेला में कितने हो गए? 8, 8 और 5 13, और एक हो गया स्पेस 14। डन। तो लेन सबको समझ में आ गया? अभी भी किसी को लेन फंक्शन को लेकर कोई डाउट है तो बताओ। कहाँ लगाया था? मिड में क्या लगाया था? आपको दोबारा लगाते जो मैंने लगाया था। नहीं, मैं दोबारा लगाता हूँ ना सब कुछ ही, मुझे याद है मैंने क्या लगाया था। रुको, तुम्हें समझ में आ जाएगा मैंने क्या किया था। इसका क्या मतलब हो गया? अल्टीमेटली 3 पास हो रहे हैं यहाँ पर। मैंने क्या किया, मुझे उस समय याद नहीं था मैंने क्या किया। मैंने इसमें से उठाया तो टोटल लेंथ क्या आ गई? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। मैंने क्या किया था? अच्छा, इक्वल टू कर दिया था मैंने, मुझे माइनस करना था, मैंने इक्वल टू किया। नहीं, वो पैरामीटर पास हो गया ना उसका, उसने फिर 2 या 3 लेटर, कितने लेटर दिए थे? 2 दिए होंगे, 3 दिए थे। रुको, 3 दिया, मुझे माइनस करना था ना कि ये। ठीक है, इक्वल टू लगा था, मैं तो देखा भी नहीं कि इक्वल टू लगा था वो। नहीं, फिर अब ये भी बताना पड़ेगा ना इक्वल टू का क्या फंडा होता है। नहीं, ये बताना फिर पड़ेगा ही। अभी तक तो मैं सोचा था कि ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बताना पड़ेगा जब आ गया तो। ये टॉपिक बहुत बाद का था, पर अब गलती है तो भुगतनी पड़ेगी, है ना। एक्चुअली गलती नहीं, आपके लिए फायदा है। देखो, ये ना बहुत कम लोगों को पता है जो अब बताने जा रहा हूं मैं टॉपिक। याद रखना, ट्रू एंड फॉल्स हमेशा सेंटर में आते हैं। ये तो मैंने भी बताई थी और ये आपको पता है, लेकिन टॉपिक ये है ही नहीं। सिस्टम कहता है कि आप जिसे ट्रू बोलते हैं मेरे लिए वो हमेशा 1 है, हमेशा 1। और अगर कहीं पर 1 का कोई और इस्तेमाल नहीं हुआ तो उसे ट्रू मान लिया जाएगा या ट्रू को 1 मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने क्या किया, फॉल्स की बात की। तो फॉल्स हमेशा क्या होता है? 0 होता है। अगर मैं यहां पर इसे प्रूफ करना चाहूं कि क्या ये सच में 1 है, तो मुझे इतना तो पता है कि भाई मैं किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, और अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। करेक्ट? तो चेक कर लो, दिस वन मल्टीप्लाई बाई 10 क्या रह गए, और हमने कहा दिस वन मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग क्या रह गए। तो ट्रू एक्सेल के लिए हमेशा 1 है।
1 है और फॉल्स और एक्सेल के लिए हमेशा 0 1 1 कैरेक्टर 0 0 कैरेक्टर राइट। तो अगर किसी भी रीजन से मेरा रिजल्ट वहां पर ट्रू फॉल्स आ रहा होगा, मैंने क्या किया था, मैंने किया था लेट्स से लेन ऑफ यानी कि 14 आ रहा था उसका रिजल्ट 14 इज इक्वल टू 5, रिजल्ट क्या आ गया फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या मान लिया गया 0 राइट। तो यहां पर अगर हमने गलती से इसे 0 कर दिया तो चेक कर लो इसका रिजल्ट फॉल्स ही आ रहा है। क्या आ गया गाइस, क्यों आया फॉल्स? लेंथ of the cell is equals to 14 or 14 is not equal to 5, correct? इसकी वैल्यू आई थी हाँ, ऐसे लिखा था तो एक का ब्रैकेट लगाया था, A2 का ब्रैकेट तो लगा होगा, फिर तो एरर आ जाती अगर मैं वो नहीं लगाता तो नहीं देख सकता। मैंने गारंटेड एक ब्रैकेट लगाया होगा, अगर ब्रैकेट नहीं लगाया तो 100% एरर आएगी, मैं भी बताया। फिर तो एरर आती बॉस, फिर तो पॉसिबल। अरे बता रहा हूँ क्यों आएगा, रुको तो सही, पहले उनका तो आंसर कर दूं मैं। हाँ जी, ब्रैकेट के बिना तो पॉसिबल नहीं। हाँ अभी एंटर करके रुको तो सही। अब यहां पर क्या हुआ 0, क्योंकि आपने क्या कहा 0 कैरेक्टर उठाओ। आपने इसे थर्ड से 0 कैरेक्टर उठाने के लिए बोला तो रिजल्ट 0 है। लेकिन अगर मैं किसी तरह से उसे 14 कर दूं तो करेक्ट। कौन से वाला? ये वाला ना भाई, एरर आएगी। अब तो एरर तो यार देखो सुनो, नहीं एरर क्या थी, उसने खुद ब्रैकेट लगा दिया पैरेंथेसिस के बाद, क्योंकि एक्स्ट्रा ब्रैकेट क्लोज करना था उसने। अब वो ये चेक कर रहा है, अब वो ये चेक कर रहा है कि क्या इसकी वैल्यू इसके बराबर है, और उसका रिजल्ट लेंथ निकाल रहा है, उसकी लेंथ निकाल के दे रहा है। अब यहां पर रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आ गया। अब ये फॉल्स के कितने कैरेक्टर होते हैं 5 कैरेक्टर फॉल्स में। एफ ए लेंथ फंक्शन का काम क्या है, कितने कैरेक्टर है, तो एफ ए एल एस ई में कितने कैरेक्टर हो गए, तो ये 5 कैरेक्टर निकाल के दे देगा, है ना। देखो मैं वही कह रहा हूँ, लॉजिक समझो, लॉजिक के अंदर बहुत कुछ है, ठीक है। ये हो कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं है, आपको अल्टीमेटली ये समझना है कि हम यहाँ पे फंक्शन भी लगा करके फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन लगा कर भी अपना वो डिजायर रिजल्ट ला सकते हैं जो हमें चाहिए। लेकिन कौन सा फंक्शन ये मैटर करता है, वही क्यों ये मैटर करता है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो अब यहां पर जब हमने इसको डिस्कशन किया तो एक और चीज डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या मैं दिखा सकता हूं कि सच में ट्रू 1 होता है। प्रूव भी नहीं कर सकता, दिखा भी सकता हूं। इन्हें हम बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर्स, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर्स किसी भी वैल्यू की ओरिजिनल जो फिजिकल वैल्यू सिस्टम में डिस्प्ले हो यूज होती है उसको दिखाने का काम करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमें इससे कोई लेना देना नहीं है 1 और 0 से, बट आप समझ गए क्योंकि इसका यूज आगे आने वाले टॉपिक में बहुत जगह होने वाला है, ट्रू एंड फॉल्स वाले लॉजिक का, ठीक है। तो अभी के लिए समझ में आ गया ना, यहाँ तो किसी को कोई डाउट नहीं। अब समझ में आ गया कि राइट फंक्शन क्या काम करता है, राइट लेफ्ट क्या करता है, लेन क्या करता है। डन। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। डिस्कस कर दूं? चलो कर देते हैं। हाँ जी, अभी नहीं था, वो बहुत आगे है, वो बहुत आगे। देखो भाई क्या बोला था मैंने, 3 फंक्शन है जिन पर इसका कंट्रोल चाहिए। पहला, दूसरा सर्च। ये नहीं आया ना तो 50 to 90% क्वेश्चन सोल्व नहीं हो गया आपसे। तो छोटे मोटे जो लेफ्ट में लाइट वो होंगे ना वो तो कर दोगे, ये नहीं होंगे। कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, लेकिन बहुत पावरफुल फंक्शन है। इसका एक कजन ब्रदर भी है, फाइंड। दोनों एक्चुअली में सेम ही काम करते हैं, ब्रदर ही बोल दो, कजन ब्रदर बोलने की जरूरत है, वही है फाइंड।
दोनों में बस बहुत छोटा सा डिफरेंस है, नहीं तो दोनों एग्जैक्ट सेम काम करते हैं, एग्जैक्ट सेम पैरामीटर्स हैं, कोई चेंज नहीं। फाइंड एक केस सेंसिटिव फंक्शन है। केस सेंसिटिव, व्हाट डू यू मीन बाय केस सेंसिटिव? कैपिटल होगा तो कैपिटल को कंसीडर करेगा, स्मॉल होगा तो स्मॉल को करेगा। सर्च केस सेंसिटिव नहीं। ये करता क्या है? देखो सर्च फंक्शन ये कहता है कि जो आप मुझे सर्च करने के लिए बोलोगे ना, मैं उसकी पोजीशन रिटर्न करूंगा। क्या रिटर्न करेगा ये? पोजीशन। ये कुछ और नहीं रिटर्न करेगा, ये नहीं बताएगा है या नहीं, ये उसकी पोजीशन बताएगा कि वो लेफ्ट साइड से कौन से पोजीशन पर है। राइट? जैसे कि हमने क्या किया, इसके अंदर हमने डाल दिया, फिलहाल के लिए मैं एक काम करता हूं, फिलहाल के लिए, वैसे मैं इतने आसान काम करता नहीं, लेकिन फिलहाल के मैं कर देता हूं। ओप सॉरी, पहला क्या है? सर्च का पहला पैरामीटर क्या है? एच ढूंढ रहा हूं मैं। दूसरा क्या है? इसमें ढूंढ रहा हूं। और तीसरा भी क्या है? ऑप्शनल है, मतलब अगर नहीं भी डालेंगे तो भी फंक्शन तो चलेगा ही चलेगा, फंक्शन में तो प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? फंक्शन हमारा एकदम सही काम करेगा, बिल्कुल करेगा, चेक कर लो। ये 8 क्या रिटर्न किया तुमने? 8 क्यों दिया बताओ? लेफ्ट से अगर चेक करो तो h जो है 8 पोजीशन पर लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग स्पेस। यस और नो? ठीक है। Yes, sir. Now coming to the next, the original confusing part. बोलो भाई, अब किसका देगा? डायरेक्ट। ये सेकंड पर जाएगा ही क्यों? जब इसे पहला आई मिल जाएगा तो वहीं स्टॉप कर जाएगा। लेफ्ट साइड से पहला आई कौन से पोजीशन पर है? इसीलिए रिजल्ट होने वाला है। लेकिन क्या सभी नेम में आई है? अरे ये तो सब में यार, इत्तेफाक है। हाँ, AEIO में से एक तो होता है, ठीक है, तो आई भी है, तो नाम ही ऐसे लिख दिए सारे इसमें ही। गुड। हाँ हाँ, सोनू ले। चलो अभी फिलहाल के लिए मान लेते हैं आई को ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें तो कौन से समझना है। तो अभी ये क्या कर रहा है, जहां भी इसे पहला आई मिल रहा है उसकी पोजीशन रिटर्न कर रहा है, ठीक है, कि भाई इस सेल में इस पोजीशन पर एक कैरेक्टर है। लेकिन यहां पर अगर मैं इसे बोल दूं कुछ नया, स्टार्ट नंबर, तो इसका मतलब ये है कि जो सर्चिंग स्टार्ट करनी है वो पहले लेटर से नहीं, जो पोजीशन मैं दूंगा वहां से स्टार्ट करनी। करेक्ट। सो मान लीजिए अगर मैंने इसको दे दिया 3, तो ये सर्च कहां से शुरू करेगा? पी से पहले हर कैरेक्टर को इग्नोर किया जाएगा, लेकिन सिर्फ सर्चिंग के लिए। पोजीशन तो नहीं बदली ना, पोजीशन वही रहने वाली है जो सेकंड आई की फिलहाल है, और वो क्या है? 4. विकास में फिर नहीं लिया। वेरी गुड, आते हैं। तो जहां जहां इसे आई नहीं मिलने वाला, इसलिए तो 3 दिया था कि उनमें सब में मिलेगा आपको वैल्यू, मतलब ये कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है इस पोजीशन के बाद। तो अगर आपको थर्ड आई ढूंढना हो तो नहीं कर देंगे। 2। अगर मैंने यहाँ पे 2 किया तो आपको नहीं लग रहा कि सेकंड पोजीशन पर ही आई है? तो वो सेकंड को ढूंढेगा इस बार, सेकंड आई को ढूंढेगा वो। यू गुड नेम ताशु। मान लो मैं ताशु को ढूंढ रहा हूं और मैं आपके पास आपसे ही शुरुआत करता हूं, तो मैं आगे या पीछे जाऊंगा?
तो वो क्यों जाएगा? आई सेकंड कैरेक्टर पे क्या लिखा हुआ है, तो वो अगले वाले आई पे जाएगा। अच्छा यही बोला क्या आप लोगों ने? कंसीडर करेगा। अरे मैं बार बार पूछो सेकंड वाला, तो सेकंड क्यों नहीं बोल रहे? मैं बोल रहा कंसीडर करेगा। अच्छा ठीक है, तो जो सेकंड पोजीशन पर आई है वो वहीं रुक जाएगा। वो मैं बोल रहा हूँ कि सेकंड आई को ढूंढेगा, नहीं ढूंढेगा, सेकंड आई इसका कंसीडर नहीं होगा, राइट। लेकिन मुझे तो थर्ड आई ढूंढना है। ये लो, ये ढूंढना है, तो मतलब मैं हर बार क्या करता रहूं, खुद ही नंबर ढूंढ ढूंढ के डालता रहूं कि दूसरा यहाँ पे, अब इसके बाद नंबर डालूं, फिर तीसरा यहाँ पे, इसके बाद नंबर डालूं, ये करूं? बताओ क्या लॉजिक होगा? अगर मैं इसके इस पैरामीटर को ही सर्च बना दूं और इसमें आई लगा दूं सर्चिंग के लिए गाइस, तो बताओ मुझे रिजल्ट किसका मिलेगा? अंदर वाले सर्च का रिजल्ट बताओ क्या मिलने वाला है? टू, और टू पे तो ऑलरेडी आई है, टू पे तो ऑलरेडी आई है, तो मैंने क्या किया, एक तो +1 कर दिया, इससे कौन सा वाला मिलेगा? सेकंड आई, सेकंड आई मिलेगा ना। अब इस सेकंड आई तक तो मैं पहुंच गया, लेकिन अगर इसको भी मैं रिजल्ट में डाल दूं किसके, सर्च के, अब आया समझ में कि सर्च इतना भयानक क्यों होता है? तो अब मुझे मिलेगा थर्ड आई की पोजीशन, ठीक है। एक मिनट, इसके रिजल्ट में भी तो +1 करना था अविनाश। हाँ जी, अब मुझे मिलेगा थर्ड आई की पोजीशन, और बाकी सब में तो थर्ड आई है ही नहीं। मैंने क्या कहा था कि सर्च आसान नहीं है। देखो सर्च का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो एक्चुअली थर्ड पैरामीटर। आपको थर्ड पैरामीटर में ये बताना है कि सर्चिंग शुरू कहां से करनी है ना। अगर मैं वहां पे मैनुअली कोई नंबर डाल देता हूं 2 3 4 5, तो ये तो मैनुअल जॉब हो गई। क्यों? हर बार मैं 2 डाल रहा हूं, लेकिन हो सकता है किसी नाम में 2 पे नहीं, थर्ड से शुरू हो रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मुझे थर्ड आई की या फोर्थ आई की या फिफ्थ आई की पोजीशन पता चले। उसके लिए मेरे पास एक ही तरीका है कि पीछे के जितने आई हैं वो इग्नोर हो। अगर मुझे थर्ड चाहिए तो 2 आई को इग्नोर करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? अब वो आई कौन सी पोजीशन पे अगर आपको मैनुअली ढूंढ के डालना पड़ा तो कोई 1000 रिकॉर्ड सब में ढूंढ ढूंढ के डालोगे क्या? बोलो। एक रिकॉर्ड है तो कोई बात नहीं, ढूंढ लिया, खुद ही ढूंढ लिया, तीसरा ये रहा, यहाँ पे डाल दिया। अगर 1000 रिकॉर्ड है तो क्या खुद ढूंढोगे पहले रिकॉर्ड में कहा है, दूसरे में कहा है, तीसरे में कहा है, चौथे में कहा है, पांचवें में कहा है? तो हमारे पास एक ही टेक्निक बचती है कि हम किसी तरह से पहले सेकंड आई की पोजीशन को ढूंढे। और वो कब पॉसिबल है? जब मैं अपना सर्च ही बदल दूं पहले आई के +1 से। करेक्ट? तो पहला सर्च मेरे लास्ट वाले आई के लिए लगा है, ये वाला नहीं, पहला सर्च तो पहले ढूंढेगा। देखो पहले मैथमेटिकली आ जाओ, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट होता है, तो सॉल्व क्या होता है पहले? तो सबसे अंदर वाला होता है ना, तो इसके हिसाब से ये वाला सर्च पहले सॉल्व होना चाहिए या पहले ये वाला होना चाहिए? ये होना चाहिए ना। अब इसके हिसाब से आओ और मुझे बताओ तुम्हें रिजल्ट क्या मिले। स्क्रीन पे दिख भी रहा है 2 मिलेगा। क्यों मिलेगा 2? क्योंकि पहला आई सेकंड पोजीशन पर है, लेकिन ये इस सर्च का तो थर्ड पैरामीटर है ना,
इस वाले सर्च का तो थर्ड पैरामीटर नहीं है, तो इसके थर्ड पैरामीटर का मतलब क्या है? तो मैंने क्या किया, स्टार्ट करो कहां से, इसके +1, रिजल्ट क्या आ गया? तो थर्ड से जब शुरू किया इसमें, तो थर्ड तो P है, लेकिन P के बाद भी तो I है, जिसे मुझे ढूंढना है कि दूसरा I का है। तो अगर मैं यहाँ पर 3 पास कर दूं और 3 + 1 यानी कि 4 पास कर दूं यहाँ पर, ठीक है, तो इसका रिजल्ट यहाँ पर क्या पास होगा? 5 भाई, फोर्थ पे तो आई गया कैरेक्टर, 5 + 4 + 1 = 5। थर्ड को ढूंढने के लिए वो क्या कर रहा है, 5 के बाद ढूंढ रहा है। तो हमने हर बार सर्च इग्नोर करने के लिए लगाया है। अगर 2 कैरेक्टर को इग्नोर करना है तो 2 सर्च के अंदर सर्च लगेंगे, 3 को इग्नोर करना है तो 3 सर्च के अंदर सर्च लगेगा, 4 को इग्नोर करना है तो सर्च के अंदर सर्च लगेगा। जितनों को आपको इग्नोर कराना है उतने आपको लगाने पड़ेंगे, उनका +1। क्यों? क्योंकि उस कैरेक्टर से नहीं, उसके अगले कैरेक्टर से सर्चिंग शुरू करनी है। तो C से करेगा। करेक्ट, डन, ठीक है। हाँ, मैंने कहा डन। जब मैं बताता तो सारी चीजें डन होती ही हैं। सर फोर्स करना तो पहले वहाँ पे बड़ा से डालेंगे, एक और सर्च डालेंगे, इसको एक और सर्च के अंदर डाल देंगे, +1 डालेंगे। कोई बात नहीं। क्वेश्चन में ना मैं तुम्हें 11 बार करने के लिए कह दूँ, हाँ, दे दूंगा, चलो। ठीक है भाई, 11-12 बार डाल देंगे तो ठीक रहेगा ना ठीक भाई। कॉम्प्लेक्सिटी जितनी दूंगा और लर्निंग उतनी अच्छी होगी, क्या दिक्कत है ना। चलो, इस पे तो वाकई में बहुत खतरनाक वाली प्रैक्टिस शीट मिलती है। अगर तुम लोग पहली प्रैक्टिस शीट नहीं सॉल्व हो रही है, तुम्हें ये भी मिल गया, तो मैं तो बता रहा हूँ तुम लोग खुद कहने वाला क्या हो रहा है, ठीक है। कर दी पूरी, चलो प्रैक्टिस शीट की सॉल्यूशन तो मैं दे ही रहा हूँ, है ना। हाँ जी, तो अब एक काम करें, इसको सिंपल सा रख दे या फिर यही रहने दो? सर, यही रहेगा। ये ना देख लो, बाद में मत कहते ना कि क्या लिख दिया था यहाँ पर। सर, रिवीजन में। अच्छा चलो ठीक है। तो फाइंड भी एक्चुअली में बस मुझे सिर्फ एक ही काम करना है, जहां जहां सर्च लिखा है उसके यहाँ क्या लिखना है, फाइंड लिखना है और कुछ नहीं करना। ये एग्जैक्टली सेम फंक्शन है, बस सर्च की जगह मैं इसको तो सिंपल ही कर देता हूँ, ठीक है। लेट्स कॉल इट, नहीं देते ना, बस एक काम कर देते हैं, इसकी जगह फाइंड कर देते हैं। तो फाइंड और सर्च में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि फाइंड केस सेंसिटिव नहीं है, वो स्मॉल कैपिटल किसी को भी ढूंढ सकता है, लेकिन फाइंड में अगर अपने स्मॉल आई दिया तो स्मॉल आई को ढूंढेगा, कैपिटल को इग्नोर करेगा, और कैपिटल दिया तो कैपिटल को ढूंढेगा, स्मॉल को इग्नोर करेगा, ठीक है। ये केस सेंसिटिव है, डू यू गेट दैट नाउ? तो इसमें सर्च 2 बना दो सर, एक तो यही रहेगा, एक बना फ्यूचर में। कर देगा सील कर ले तो। ऐसे सच्चाई वाले सवाल नहीं पूछा कर दे, समझे, वो भी सबके सामने। हाँ जी ठीक है। अब यार इतना बड़ा सच बना दे, इससे बड़ा सच बनाऊं क्या? ये बोल रहे थे आई कैपिटल रखना है ना, तो इसलिए बड़ा सर्च। अच्छा, कैपिटल बोल देते ना मुझे। हाँ तो क्या फर्क पड़ रहा है, वो आई कैपिटल स्मॉल तो चलता है ना, इसमें ही तो कैपिटल और स्मॉल का फर्क पड़ेगा, इसमें तो पड़ेगा ही। तो एक जगह तो तुम्हें मिल ही रहा है, आई है लेकिन फिर भी काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो केस सेंसिटिव है। सो ये तीनों समझ में आ गए? यस सर। गुड। द नेक्स्ट फंक्शन that is called as substitute। इसका भी एक ब्रदर होता है रिप्लेस, लेकिन ये दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना। देखो, सब्स्टिट्यूट का मतलब ही रिप्लेसमेंट है। अगर आपको किसी भी कैरेक्टर को रिप्लेस करना हो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स के अंदर, तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट का यूज करते हैं, राइट। टेक्स्ट यानी कि किस में रिप्लेसमेंट करनी है, ओल्ड टेक्स्ट लेट्स कॉल, जहां भी आई लिखा है, बट सब्स्टिट्यूट क्या वो है गाइस, केस सेंसिटिव है, ठीक है। स्मॉल लिखोगे तो स्मॉल में काम करेगा, कैपिटल करोगे तो कैपिटल में काम करेगा, ठीक है। जहां पर आई लिखा है लेट्स कॉल, मैं उन सभी जगह पर ई लिख देना चाहता हूं, ठीक है। लेट्स क्लोज इट।
हाँ जी, क्लियर है सब लोग? लेकिन यहां पर एक पैरामीटर मुझे और नजर आ रहा है, एंड दैट्स वेयर यू हैव टू फोकस, द लास्ट। क्या है? इंस्टेंस नंबर। यही वो फंक्शन है जहां इसकी पैरामीटर डिफॉल्ट वैल्यू 1 नहीं। इस फंक्शन में इसकी डिफॉल्ट वैल्यू ऑल है। क्या है? ऑल। ऑल का मतलब है सेल में चाहे कैरेक्टर एक बार आया हो या 1000 बार आया हो, आपको सभी को रिप्लेस करना है नए कैरेक्टर ई के साथ। इसीलिए विपिन चंदेलाई में मैंने 3 आई लगाए हैं और तीनों ही जगह क्या हुआ है, उनका आई रिप्लेस होकर के ई हो गया। और अगर मैं इसे कैपिटल आई कर दूं तो ये कहता है क्योंकि मैं केस सेंसिटिव हूं, जब तक मुझे कैपिटल आई नहीं मिलेगा तब तक रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं हो, राइट? तो सब्स्टिट्यूट भी केस सेंसिटिव है, याद रखिएगा बात को, राइट? अगर आप ये कहते हैं तो ये आई, लेकिन ये हम तो बात कर रहे थे उस पैरामीटर की। देखो इसका बाय डिफॉल्ट मीनिंग है ऑल, जितनी बार आया है उतनी बार रिप्लेस करो। लेकिन अगर मैंने यहां पे कर दिया 2, तो अब इसका मतलब है जो सेकंड आई है सिर्फ उससे रिप्लेस करना है, ना पहले को ना थर्ड को, सिर्फ उसको रिप्लेस करो ई के साथ। डन गाइस? तो ऐसे ही आपको डिसीजन लेना होगा कि आपको कौन सा कैरेक्टर रिप्लेस करना है। यू हैव टू पुट द नंबर, करेक्ट? यहां और इस वाले फंक्शन और रिप्लेस फंक्शन में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि सब्स्टिट्यूट कैरेक्टर चाहे किसी भी पोजीशन पर हो, कैरेक्टर को रिप्लेस करता है। वो तो ढूंढता है कि उसे मिला या नहीं मिला, अगर मिल गया तो रिप्लेस, और नहीं मिला तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं, है ना? लेकिन रिप्लेस ऐसे काम नहीं करता। रिप्लेस कहता है कि कितने कैरेक्टर्स को रिप्लेस कराना है नए कैरेक्टर के साथ। तो आपको उसे बताना पड़ता है कि 4 कैरेक्टर को 1 से रिप्लेस कराना है, या 3 से रिप्लेस कराना है, या नए कैरेक्टर से रिप्लेस कराना है। डिफरेंस समझ में आया? तो यहां पर आपको रिप्लेस में ये बताना पड़ता है ओल्ड टेक्स्ट क्या है आपका, मेरा ये ओल्ड टेक्स्ट है, ठीक है? इस ओल्ड टेक्स्ट में आपको रिप्लेसमेंट करना है। कहां से? लेट्स कह रहे मैंने कोई भी दे दिया कि मुझे स्टार्ट करना है, लेट्स कॉल कि हमने 11 दे दिया। आप कोई भी कैरेक्टर दे दो, आप यहाँ पे 5 दे दो। इसका मतलब है कि इस कैरेक्टर पोजीशन से रिप्लेसमेंट करानी है। मैंने 5 दिया है तो रिप्लेसमेंट कहां से होगा? फिफ्थ कौन सा है? एन से शुरुआत होगी। हंसो मत सर, मुझे भी हंसी आ रही। ठीक, लास्ट टाइम जो मैं एक बार कर रहा था ना, ये तो किसी को बता रहा था कि इसका काम क्या है। इसका नाम भंडारी था, बंदर हो गया। नहीं, एक्चुअली में अभी जो मैंने गलती से कैरेक्टर दे दिया था उससे मुझे भी लग गया था कि गड़बड़ हो गई, इसीलिए मैंने उसको तुरंत फायर किया, क्योंकि ऐसी गड़बड़ हो चुकी थी, है ना? तो इसीलिए बेटर है कि रिसेट कर दो। अब मैंने इसलिए माफी मांग ली थी कि आज गड़बड़ होगी नहीं, हो गई तो हो गई, इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर जैसे लेट्स से हमने यहाँ पे एग्जांपल 10 ले दिया है, तो अब 10th पोजीशन पर जो कैरेक्टर है कौन सा है? पढ़ो, एन, राइट? CHAN, यानी कि विपिन के 5 हो गए, स्पेस छठा हो गया CHAN, राइट? उस CHAN को रिप्लेस करना है मुझे, किससे? ये मांगा इसने आपसे नया कैरेक्टर, राइट? जो नया कैरेक्टर को देना, ऐसे फिर से हमने ई दे दिया, नंबर ऑफ कैरेक्टर, हाँ सॉरी, अब 10th कैरेक्टर से कितने कैरेक्टर्स को आपको रिप्लेस करना है? लेट्स से हमने कह दिया 4,
तो 10th कैरेक्टर से 4 कैरेक्टर कौन कौन से हो गए? करेक्ट। इनको रिप्लेस करना है मुझे किसके साथ? लेट्स गो ई के साथ। ठीक है, तो अब यहां पर हर नेम के 4th लेटर पर जाकर 10th कैरेक्टर पर जाकर अगर 4 लेटर्स हैं तो उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा एक नए कैरेक्टर ई के साथ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक ही कैरेक्टर से करेगा, आप कुछ और कर दो, उन 4 को इन 6 नए कैरेक्टर के साथ रिप्लेस कर दो, राइट? 6, 7, 8, 10, 15 जितने भी हो, उसे इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा कि वहां पे कौन सा कैरेक्टर है। 4 डाके जो भी डाल जो भी आप यहां डालोगे, चाहे 1 कैरेक्टर डालो, चाहे 5 कैरेक्टर डालो, 6 डालो, 10 डालो, जितना डालो आप, उससे तो उतने सारे कैरेक्टर को उस पर्टिकुलर, अब वहां पे चाहे जो कैरेक्टर हो, क्योंकि पोजीशन के बेस पे काम कर रहा है ना कि सर्चिंग कैरेक्टर के बेस पर, राइट? हमने ये किया, एंटर किया, एंड ऑल आर चाइनीज नाउ, राइट? ठीक है, चलो। सो सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस का डिफरेंस समझ में आ गया सबको? तो चाय बना दिया। भाई देखो ये चैप्टर ऐसे ही है, लेकिन पता है आज ये इत्तेफाक रहा कि मैंने अपना नाम नहीं लिखा। मैं हर सेशन में अपना नाम भी लिखता हूँ, है ना? आज ये ऐसा पहली बार हुआ कि मैंने अपना नाम ही नहीं लिखा, शायद मेरे दिमाग में नहीं। चलो, नाउ द नेक्स्ट वन एवरीवन। सब्स्टिट्यूट हो गया, रिप्लेस हो गया, ट्रिम। देखो, ट्रिम का पहले मतलब समझो क्या है। आपके डेटा में बहुत ही डेटा में ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा स्पेसेस आते हैं। इट्स अ वेरी कॉमन प्रोसीजर। आप डेटा उठाओगे, एक्स्ट्रा स्पेसेस मिलेंगे, आप डेटा उठाओगे, एक्स्ट्रा स्पेसेस मिलेंगे। कभी वो मिडिल में होंगे, तो कभी वो स्टार्टिंग में होंगे, कभी वो एंड में होंगे, राइट? तो अगर ट्रिम को समझने का काम करते हैं, हम इसको यहां से कट कर लेते हैं और कुछ नेम्स नए बना के उनमें एक्स्ट्रा स्पेसेस डाल लेते हैं, ठीक है? इसमें मिडिल में भी डाल लेते हैं, आखिर में भी डाल लेते हैं, इसमें सिर्फ लास्ट में डाल लेते हैं, इसमें हमने स्टार्टिंग में भी डाले, मिडिल में भी डाले और एंड में भी डाले। अगर मुझे इन सभी नेम्स में से स्पेस को खत्म करना तो मैं क्या करूं? देखो गाइस, ट्रिम का काम ही यही है। ट्रिम फंक्शन कहता है कि आपके सेल में चाहे ट्रिम का काम ही यही है कि उसमें चाहे जितने स्पेसेस हो, एक स्पेस विद इन 2 कैरेक्टर छोड़ के, 2 वर्ड छोड़ करके एक तो रखा जाएगा, है ना? उसको छोड़ करके बाकी सारे, स्टार्टिंग के सारे, एंड के सारे स्पेस खत्म कर दिए जाएंगे। और अगर मैं इस डेटा को प्रॉपर में ही डाल दूं तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। हाँ जी, बोलो। स्पेस डी इंग्लिश सही है, सही है। तो क्या चीज? इस चंदन आए CHN स्पेस DEL होता तो ये स्पेस होता तो ठीक से। देखो, 2 वर्ड के बीच का मतलब पहला स्पेस आया, 2 वर्ड के बीच का एक स्पेस रखेगा। अब अगर एक और स्पेस आया, एक और हुआ, तो उसे भी रखेगा। एक से ज्यादा स्पेस को हटाता है। बिगनिंग और एंड के सारे स्पेस और मिडिल में एक स्पेस से एक्स्ट्रा, बाकी एक स्पेस रखेगा, ठीक है? नाउ द अनदर पैरामीटर, आई थिंक वो मुझे वही समझाना चाहिए, फंक्शन एक्चुअली। Concatenate and percent concat। एक्चुअली पता है क्या, ये तीनों एक ही फंक्शन है।
तीनों एक ही काम करते हैं, किसी का कोई अलग काम नहीं है। फर्क इतना है सिर्फ कि ये सभी वर्जन में अवेलेबल है और ये सिर्फ 2021 एंड 365 यूजर्स के लिए। आ गया समझ में? नहीं तो काम एक ही है, काम में कोई चेंजेस नहीं। कॉन्कैट की बात करो या एंड% की बात करो या कॉन्कैटिनेट की बात करो, इन तीनों ही फंक्शन का काम है मल्टीपल सेल स्ट्रिंग्स को एक सेल में जॉइंट कराना, राइट? तो अगर आप करते हो कॉन्कैटिनेट, पहला सेल प्लस कह रहे कि हमारा पहला सेल ये है, दूसरा सेल ये है, तीसरा सेल हमारा ये है, चौथा पांचवा कुछ भी सेल रख लो आप जो मन करे। अब आप देखोगे सबकी वैल्यू क्या आ गई, एक सेल में मर्ज होके आ गई, सब जॉइंट कर दिए गए। अब उससे से कोई फर्क नहीं पड़ता डेट है टाइम है क्या है, वो तो मर्ज कर देगा। लेकिन याद रखना अगर डेट हुआ तो उसके ओरिजिनली तो उसके नंबर होते हैं तो नंबर दिखाई देंगे, बैकग्राउंड में तो ओरिजिनल नंबर होता है। तो यहाँ पे कॉन्कैटिनेट भी यही काम करता है। हमने जो जो सेल लिए हैं बस इनकी जगह हम क्या कर देंगे, एंड% डालेंगे कि पहला सेल कौन सा है, लेट्स कह रहे दिस इज माय फर्स्ट सेल, राइट? कॉन्कैटिनेट का सिंबल, दिस इज माय सेकंड सेल, concatenate का symbol, this is my third cell, get the answer now. Right? Now concat, अभी बोला है हमने concat फंक्शन में और उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस नए वर्जन का नया फंक्शन है, तो आप इसे यूज कर लो, बात एक ही बैठेगी। रुको एक मिनट जरा, इस फंक्शन का एक खासियत है कि आप रेंज भी ले सकते हो, बाकी के फंक्शन में आप रेंज नहीं ले सकते। अगर आपने रेंज ले दी तो क्या करेगा, पूरी रेंज को ही एक जगह कंबाइन करके रिटर्न कर देगा। ठीक है, ठीक है। कॉन्कैट में बस यही एक फीचर है, इसलिए नया फंक्शन दिया गया, क्योंकि कॉन्कैटिनेट में एंड% में आप रेंज नहीं ले सकते। अगर रेंज लेंगे भी तो वो कॉन्कैटिनेट नहीं होंगे, एरर हो जाएंगे, राइट? तो यहाँ पर आप मल्टीपल सेल्स को भी रेंज की तरह सेलेक्ट करके कर सकते हो। लाइक अगर मैं यहाँ पे कॉन्कैट का एग्जांपल दूं, एक एक सेल तो मैं टाइप कर ही सकता हूँ, लेकिन इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, तीनों सेल को एक बार में ले लेते हैं, है ना, रेंज ले लेते हैं पूरी की पूरी, और ये हमारा ना सही है। लेकिन ज्यादातर यूज ये आता है, ये इजी है ना टाइपिंग में, कॉन्कैटिनेट की तो स्पेलिंग इतनी बड़ी है। हाँ जी, किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? चलिए फिर एक काम करते हैं, मैं आपको बता दूं, मैं कुछ और नए फंक्शन बताने वाला था लेकिन अभी टाइम हो गया है। अभी कुछ नए फंक्शन ऑफिस 365 में इंट्रोड्यूस किए गए हैं टेक्स्ट कैटेगरी में, तो हम वो नेक्स्ट वीक करेंगे एंड आफ्टर दैट विल कॉन्टेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस शीट के लिए अब आप रेडी नहीं है, प्रैक्टिस शीट फिर भी आपको मिलेगी, ठीक है? उनका यूज होगा तो तब की तब, लेकिन अब प्रैक्टिस शीट मिलेगी और उसमें जितने पीछे के टॉपिक हैं वो भी होंगे, कोई भी ऐसा थोड़ी ना कि पिछले वाले छोड़ दूं अब, है ना? प्लस जो नए टॉपिक कवर हुए हैं अब वो भी मिलेंगे, और कोशिश करूंगा तो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल जो और बढ़ाया जाए, ठीक है? तो थोड़ा सा ज्यादा दिमाग है, ठीक है? बाय बाय फॉर द डे।